ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट बच्चे, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वीक नंबर 11, लेक्चर नंबर 1। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकेप कर देते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में। प्रीवियस वीक में हमने फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, उसका साइंटिक्स सीखा हमने। उसके बाद हमने फ्रेंड क्लास की बात की, फ्रेंड क्लास क्या होता है, उसका सिंटैक्स देखा, और इन दोनों के ऊपर हमने प्रोग्रामिंग एग्जांपल सॉल्व किए। सो आई होप आप लोगों ने भी इसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग सॉल्व किए होंगे और आई होप आपको समझ आ रही होगी कि फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लास क्या होते हैं और दोनों में फ़र्क क्या होता है। आज का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टैटिक कीवर्ड। के स्टैटिक जो कीवर्ड है ये क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर, और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जब किसी फंक्शन के अंदर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं या किसी डेटा मेंबर को क्लास के अंदर आप लोग स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है। सो मतलब ये है कि पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसको स्टैटिक करने से क्या होता है, उसको समझेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम डेटा मेंबर, जो क्लास की बात हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, क्लास के अंदर जब डेटा मेंबर को आप स्टैटिक करते हैं तो फिर क्या होता है और उसका सिंटैक्स कैसे होगा, उसको कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स सी, उसके ऊपर इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। Static keyword has different meaning when used with the different types. इसके मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड जो हम यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि फंक्शंस में जब आप लोग यूज करते हैं, फंक्शंस वेरिएबल्स के अंदर, डेटा मेंबर के अंदर मतलब क्लासेस के अंदर किसी मेंबर को आप स्टैटिक कर देना, मेंबर फंक्शन को स्टैटिक कर देना, किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर देना, तो ये स्टैटिक कीवर्ड हम डिफरेंट जगहों पर यूज करेंगे। We can use static keyword with the static variables, ठीक है। वेरिएबल इन अ फंक्शन, वेरिएबल इन अ क्लास, मतलब डेटा मेंबर की बात हो रही है। स्टैटिक मेंबर ऑफ द क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट्स हो गए एंड फंक्शन ऑफ द क्लास, या हमारे पास मेंबर फंक्शंस को अगर स्टैटिक यूज करें तो मुख्तलिफ जगहों पर ये स्टैटिक का जो कीवर्ड है हम उसको यूज कर सकते हैं। Let us now look at each one of these use of static in the detail. अब एक एक को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं, स्टैटिक जो है इंग्लिश का एक सिंपल वर्ड है। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है आपका जो हमारे पास उसका जो आप कहते हैं कि आपके पास जो लेट से प्रोग्रामेटिकली हम उसको कहते हैं कि उसकी लोकेशन जो है वो रिजर्व हो जाती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है। सो लेट्स सी, इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि स्टैटिक हम लोग जब यूज़ करेंगे तो मुख्तलिफ सिचुएशन में हमारे पास ये कैसे रोल प्ले करता है। तो स्टैटिक वेरिएबल की हम सबसे पहले बात करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल इन अ फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शंस के अंदर एक वेरिएबल हो और उसको हम स्टैटिक कर लें तो उसका क्या मतलब होगा। When a variable is declared as static, space for it gets allocated for the lifetime of the program. जब भी हम लोग किसी भी जगह ये स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे तो प्रोग्रामेटिकली आपने उस वेरिएबल को या उस फंक्शन को या उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या उस डेटा मेंबर ऑफ द क्लास को थ्रू आउट ऑफ द प्रोग्राम आपने उसके लिए जो स्टोरेज रखा, मतलब आप अगर आपका वेरिएबल इंटीजर है या फ्लोट है या करेक्टर है या बेशक स्ट्रिंग है, तो उसकी जो स्पेस एलोकेशन है वो जब तक प्रोग्राम रनिंग में होता है तब तक उसका वो स्पेस एग्जिस्ट करता है।
नॉर्मली वेरिएबल में ये होता है कि जब आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो जब तक उसका स्कोप होता है, लेट्स से अगर आपने फंक्शन की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो जैसे ही फंक्शन की बॉडी खत्म होती है, उसका जो स्टोरेज लोकेशन है उससे खत्म डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, या वो किसी मेंबर फंक्शन के अंदर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और आपने उसको स्टैटिक सॉरी विदाउट स्टैटिक आपने छोड़ दिया, तो आपकी वो जो लोकेशन होती है, जो रिजर्वेशन होती है उस वेरिएबल के लिए, या बेशक आपका ऑब्जेक्ट हो, लेकिन फिलहाल हम लोग फंक्शन के अंदर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको विदाउट स्टैटिक करेंगे तो आपके जो वेरिएबल की जो रिजर्वेशन होती है वो इंटीजर की हो, फ्लोट की हो या कैरेक्टर की हो, उसका जो स्कोप है वो विद इन दैट ब्रैकेट रहती है। जैसे ही आपका उस बॉडी से निकलते हैं फंक्शंस के बाद, तो वो आपका स्टोरेज या जो एलोकेशन है वो खत्म हो जाती है, वो स्पेस जो आपके लिए रिजर्व की जाती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप वेरिएबल को स्टैटिक कर लेते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड उसके वेरिएबल से पहले आप लगा दें, तो वो क्या होता है, स्पेस फॉर इट गेट्स अलोकेटेड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब तक अब प्रोग्राम रहेगा, जब तक मेन फंक्शन रहेगा, तब तक आपका ये स्पेस जो है इस वेरिएबल के लिए ये एग्जिस्ट करेगी। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, या ना इसको कोई ले सकता है आपसे। Even if the function is called multiple times, space for the static variable is allocated only once, and the value of the variable in the previous call gets carried through the next function call. अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वो फंक्शन खत्म हो जाता है, आप उसको दोबारा कॉल करते हैं, तीसरी बार कॉल करते हैं, चौथी बार कॉल करते हैं, तो जो फंक्शन के लिए आप फंक्शन के अंदर जो आपने वेरिएबल को स्टैटिक किया होता है, उसके अंदर आपने जिस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, तो एक दफा कॉल होने के बाद बॉडी आपकी खत्म होगी फंक्शन की, उस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो रहेगी। आप जब नेक्स्ट टाइम फंक्शन को कॉल करोगे, तो वो वेरिएबल की वैल्यू वहीं से कंटिन्यू करेगी, इंस्टेड के वो दोबारा से इनिशियलाइज हो उसी फंक्शन के अंदर। इसको समझने के लिए इंशाल्लाह इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब एक छोटा सा प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, मैं आपको पहले समझाता हूं कि अगर आप अपने वेरिएबल को फंक्शन के अंदर, अगर उसको विदाउट स्टैटिक आप इस वेरिएबल को छोड़ देते हो, जैसे हम अभी तक नॉर्मल कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा, फंक्शन का नाम हमने डेमो रखा, और फंक्शन के आर्गुमेंट्स हमने जीरो रख दी। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं, एक इंटीजर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया, और जिसका नाम है काउंट, और उसको डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको इनिशियलाइज किया विद द जीरो। तो इस लाइन में हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं, इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि उसको प्रिंट कर रहे हैं, उसी काउंट वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेकेंड लाइन में उसको प्रिंट कर रहे हैं, थर्ड लाइन में उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमारा मेन फंक्शन खत्म हो जाता है, सॉरी डेमो फंक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि एक फॉर लूप लगाया है। इस लूप के अंदर हमने लूप को 0 से स्टार्ट किया, और ये अप टू लेस देन 5 तक चलता रहेगा, मतलब अप टू ये 5 दफा आइटरेट करेगा। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, डेमो फंक्शन को कॉल किया है। डेमो हमारे फंक्शन का नेम है, जो ये फंक्शन ऑलमोस्ट, क्योंकि फॉर लूप के बॉडी के अंदर है, तो ये 5 दफा कॉल होगा। सो लेट्स सी, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारा मेन स्टार्ट हुआ, तो फॉर लूप के ऊपर आगे हमारे पास i इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, मतलब 0 इज लेस देन 5। सो हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ, जैसी फंक्शन कॉल हुआ हमारे पास कंट्रोल जो है वो इधर आ गया ऊपर।
यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट हमने काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, काउंट को प्रिंट किया, तो हमारे पास जो काउंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड लोकेशन पे हमने क्या किया, काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि 0 से 1 हो गया, ठीक है। 0 से 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर से हम मेन फंक्शन में आ गए, फॉर लूप अब इंक्रीमेंट कर गया। अब हमारे पास फॉर लूप जो है वो उसकी वैल्यू अब 0 से 1 हो गई, अगेन कंडीशन इज ट्रू। फिर हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर हम वापस आ गए। अब डेमो फंक्शन ने फिर से डिक्लेयर किया इंटीजर वेरिएबल काउंट, और उसको इनिशियलाइज किया विद द 0, उसको प्रिंट किया, तो अगेन हमारे पास काउंट की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। फिर उसको हमने काउंट प्लस प्लस किया, तो अगेन उसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन हमारे पास फंक्शन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं, अगेन हमारे पास लूप की इंक्रीमेंटेशन हो जाती है। अब इस टाइम आई की वैल्यू 3 होगी, तो 3 अगेन इज लेस देन 5, तो अगेन आपके पास लूप का जो जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो डेमो फिर से कॉल हुआ, फिर से हमारे पास काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ 0 से, वेरिएबल को प्रिंट किया, तो अगेन हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। फिर से काउंट प्लस प्लस किया, तो अगेन 1, फंक्शन ख़त्म, लूप पे आ गए। अब हमारे पास लूप की वैल्यू जो है ना वो 4 हो गई, तो 4 इज लेस देन 5। फिर से डेमो फंक्शन कॉल हुआ, फिर से ये सारा प्रोसेस हुआ, और इस सारे प्रोसेस के अंदर वही 0 प्रिंट हुआ, क्योंकि दोबारा से डिक्लेरेशन, दोबारा से इनिशियलाइजेशन। काउंट हमने वन वन मतलब काउंट को हमने इंक्रीमेंट किया बाय 1, तो हमारे पास अब अगेन काउंट हमारे पास फिर से 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब फिर से हमारे पास लूप का जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट कर गया, सो हमारे पास अब आ गया 5 लेस देन 5, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो फॉल्स कर गई, सो हम बाहर आ जाएंगे, रिटर्न 0, मेन फंक्शन खत्म। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ कि 5 टाइम हमारे पास जो जीरोस हैं वो प्रिंट होते रहे, ठीक है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन में जब आप लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते, तो आपके पास इस तरह होता है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो बार बार इनिशियलाइज होते हैं, अगेन एंड अगेन, और दोबारा जैसी उसका स्कोप, मतलब जैसी आपका फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, उसकी उसका स्कोप स्टार्ट हो जाता है। जैसी फंक्शन की बॉडी खत्म हो जाती है, इसके लिए जो रिजर्वेशन की होती है इस काउंट वेरिएबल के लिए वो खत्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग देखते हैं आखिर में इस फंक्शन के हमने वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया बाय 1, लेकिन जैसे ही इसका बॉडी ख़त्म हो जाती है, इसके अंदर जितनी भी रिजर्वेशन होती है वो ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो अगर आप में से कोई दोबारा इस फंक्शन को कॉल करे, तो फिर वो बिल्कुल नए सिरे से काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, फिर से उसको इनिशियलाइज करता है, फिर उसके ऊपर आप जो भी आप वर्किंग करते हैं वर्किंग कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इस फंक्शन की यहाँ पर बॉडी ख़त्म हो जाती है, उस लूप या सॉरी उस वेरिएबल की जो स्कोप या रेंज होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो रिजर्वेशन आपने की होती है वो लिमिटेड होती है आपके उस ब्रैकेट तक, जब तक आपका वो फंक्शन की बॉडी चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपको सिंपल बताना था कि ये हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह होता है, लेकिन जब ये आउटपुट मैंने यहाँ पे प्रिंट भी किया है, आई होप आपको नजर आ रहा है, एक कॉलम के अंदर सॉरी एक रो के अंदर हमारे पास जो जीरोस हैं वो प्रिंट हुए हैं। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल, जो हमने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा कि स्टैटिक वेरिएबल, अगर हम किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर स्टैटिक करते हैं, तो वो फंक्शन के बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसका स्कोप जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगा, मतलब जब तक मेन फंक्शन चलता रहेगा, जितना जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा, उसके लिए जो हमने रिजर्वेशन की होगी वो खत्म नहीं होगी, वो टर्मिनेट नहीं होगी। सो लेट से इस प्रोग्राम को पहले देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका आउटपुट जो है वो अगेन अवेलेबल है। लेट्स सी,
हमने वही फंक्शन लिया जिसका नाम जिसका रिटर्न टाइप हमने वाइड रखा, नाम हमने डेमो रखा, लेकिन इस दफ़ा हमने जो स्टैटिक वेरिएबल को जो स्टैटिक कर दी। कैसे कर दिया, लेट्स सी। हमने उसी वेरिएबल को जो इंटीजर था उसका हमने नाम रखा काउंट, जो कि हमने डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अगेन वही चीज़, लेकिन डिक्लेरेशन से पहले हमने स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो यूज़ कर दिया, स्मॉल में स्टैटिक। नेक्स्ट लाइन में हमने काउंट वेरिएबल को प्रिंट कर दिया एंड थर्ड लाइन में हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। और यहाँ तक आपके फंक्शन का जो स्कोप है या जो बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है। मेन फंक्शन के अंदर उसी तरह हमने फॉर लूप लगाया। फॉर को हमने 0 से लेकर 5 तक ऑलमोस्ट लेके चल रहे हैं और 5 दफ़ा ये आइट्रेट करेगा, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4, 5 पे ये एग्जिट कर जाएगा। और इस लूप के बॉडी में हमने हर दफ़ा डेमो फंक्शन को कॉल किया। सो लेट्स सी, इसको भी आप देख लेते हैं। अब स्टैटिक लगाने से स्टैटिक का जो कीवर्ड है या इस टॉपिक का जो यूज़ है विद इन द फंक्शन, इसके यूज़ से क्या होता है कि इस वेरिएबल का की जो लाइफ होती है वो एक्सटेंड कर जाती है। अब वो एक्सटेंड कर गई अप टू इस फंक्शन तक नहीं, अब वो एक्सटेंड कर गई जब तक आपका मेन फंक्शन एग्जिस्ट करता है या रनिंग में होता है, तब तक ये आपका लूप के सॉरी आपके जो वेरिएबल के लिए जो स्पेस हम लोग रिजर्व कर देते हैं वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रिजर्व रहती है। ठीक है, तो होता ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम लेट से इसको इनिशियलाइज किया, लेट से 0 से 10 से जहां से भी, सो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर दरमियान में आप में से किसी ने इसको लेट से इंक्रीमेंट कर दिया इस वेरिएबल को, अगर आपने आप में से किसी ने इसको इंक्रीमेंट किया तो वो 0 से लेट से आपने कर दिया 2, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम 2 रहेगी। अगर जिसको जो भी इसको एक्सेस करेगा इसकी वैल्यू वही रहेगी, जो भी इसको एक्सेस करेगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने इसको लेट से 10 कर दिया, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम 10 रहेगी। बेशक आप उस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल करें, कॉल करने के बाद फंक्शन ख़त्म, फिर उसको दोबारा कॉल करें, आपको उसको वैल्यू वही 10 मिलेगी। दोबारा आपने कॉल किया, आपने इसकी वैल्यू 100 कर दी, तो नेक्स्ट टाइम जब इसको कोई कॉल करेगा इसको 100 मिलेगा। फिर आपने किसी ने चेंज की तो ये कंटिन्यू करेगा जब तक प्रोग्राम, ये फिर से 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो एक तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं या किसी भी फंक्शन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर देते हैं या स्टैटिक का कीवर्ड उसको उसके साथ यूज हुआ हो, तो उसके जो लाइफ टाइम है, उसके लिए जो रिजर्वेशन हो जाती है मेमोरी की, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हो जाती है। ये आपने हमेशा याद रखना है एक सेंटेंस। अब आते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम मेन फंक्शन में आए तो हमारे पास फॉर लूप है। सबसे पहले फॉर लूप को हमने इनिशियलाइज किया विद द 0, कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। हम आते हैं डेमो फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, डेमो फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन के बाद फंक्शन के बॉडी के अंदर हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है। हमने भाई वहाँ पर जगह जो है वो रिजर्व तो कर ली, लेकिन परमानेंट कर दी। परमानेंट मतलब जब तक ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा, हमारे पास ये जो काउंट है, काउंट वेरिएबल है, ये इसके लिए जगह जो है ना, ये इससे कोई ले नहीं सकता। अब इसका स्कोप जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी, बस आपने ये समझना है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू डाली 0। ठीक है, ये आपने समझना है इसको। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू डाली 0। ठीक है, अगर आप इसको कोई चेंज ना करें तो ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जो भी इसको एक्सेस करेगा इसको 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हमने इसको प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास सबसे पहले आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई होप सबसे पहले जब हमने इसको प्रिंट किया तो वैल्यू क्या थी इस लोकेशन के अंदर, 0। फिर थर्ड लाइन में हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो इंक्रीमेंट का मतलब ये है, जाहिर सी बात है कि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी।
सो आई प्लस प्लस कर दी हमने, काउंट प्लस प्लस। तो काउंट प्लस प्लस का मतलब कि हमने अब इसकी वैल्यू 1 कर दी। अब जो भी इसको एक्सेस करेगा इसको 1 वैल्यू मिलेगी काउंट की, ठीक है। लेट्स सी, अब ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ठीक है, फंक्शन ख़त्म, लूप में वापस आ गए, हमने इंक्रीमेंट किया आई को, आई की कंडीशन, अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, आई 1 इज़ लेस देन 5, हमने फिर से डेमो को कॉल किया, हम फिर से वापस डेमो फंक्शन पे आ गए, फिर से हमने स्टैटिक को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, कुछ भी आप कर लें, लेकिन ऑलरेडी एक दफ़ा काउंट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे मैंने शो किया था। सो दोबारा आपका कंपाइलर इसको डिक्लेयर नहीं करता, उसको पता है ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और इनिशियलाइज तो जाहिर सी बात इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रीवियस वैल्यू हमने जब फंक्शन ख़त्म कर रहे थे हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, तो उसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब डिक्लेरेशन हो चुकी है, स्टैटिक हो चुकी है, और इसकी वैल्यू भी जो है ना हम कर चुके हैं, जो कि उसके साथ फिलहाल है 1, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में जब हमारे पास काउंट प्रिंट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास अब प्रिंट होगी 0, सॉरी 1, सॉरी, हमारे पास की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1, क्योंकि उस लोकेशन के अंदर हमारे पास 1 स्टोर है। फिर हमने तीसरी लाइन में इसको इंक्रीमेंट किया, काउंट प्लस प्लस। अब लास्ट टाइम हमारे पास इसकी वैल्यू 1 थी, अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई। सो हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू 2 कर दी। फिर वापस आ गया, हमारे पास फंक्शन ख़त्म। अब फंक्शन ख़त्म हुआ, लेकिन ये लोकेशन जो है ये रिजर्व रहेगी। अगर ये स्टैटिक कीवर्ड ना होता ये लोकेशन ख़त्म हो जाती, और फिर से हम डिक्लेयर करते, फिर से हमारे पास नई वैल्यू आती, एंड सो ऑन। अब फिर से हमने कॉल किया, आई की वैल्यू 2, ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट होके 2 हो जाती है, कंडीशन हमारी ट्रू है, फिर से डेमो फंक्शन कॉल किया। अब ये सारा लाइन, अब ये लाइन दोबारा करने की ज़रूरत है ही नहीं, अब कंपाइलर को पता है कि हमने तो स्टैटिक वेरिएबल पहले से डिक्लेयर किया है, रिजर्वेशन भी हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, काउंट को हमने प्रिंट किया, अब काउंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई, क्योंकि उसके अंदर 2 वैल्यू पड़ी है उस लोकेशन के अंदर। फिर हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट का मतलब है कि हमारे पास जो लास्ट टाइम वैल्यू थी इसको चेंज कर लो, तो चेंज जैसे ही हमने किया उसकी वैल्यू क्या हो गई, अब हमारे पास 3 हो गई। फिर हमारे पास ख़त्म, फंक्शन जो है ना वो ख़त्म हो गया, आई की वैल्यू 4 हो गई, लेट से, ठीक है, 3 हो गई क्योंकि लास्ट टाइम 2 थी, तो आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर के हम डेमो फंक्शन कॉल करेंगे, फिर से ये सारा प्रोसेस होगा। सो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास जो काउंट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके हमारे पास अब 4 हो जाएगी, हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। फिर से हमारे पास फंक्शन ख़त्म, हमारे पास आई की वैल्यू 4, कंडीशन ट्रू, डेमो फंक्शन फिर से कॉल, ये तीनों लाइन जो है वो फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू, सॉरी, जो पहले प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट में हमारे पास आई की वैल्यू 4 हो गई, आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, 4 हो गई। ये आउटपुट में आपको एक रो में आपको मैंने प्रिंट कर रखा है, तो हमारे पास फिर से ये वैल्यू आ गई, और इंक्रीमेंट करके हमारे पास काउंट की वैल्यू जो है ना वो 5 हो गई। अब जैसे लूप ख़त्म, प्रोग्राम ख़त्म, अब प्रोग्राम हमारे पास ख़त्म हुआ, तो ये जो रिजर्वेशन हमने की होगी ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब जब इस प्रोग्राम को आप दोबारा से कॉल करेंगे तो फिर ये फिर से रिजर्वेशन होगी, जाहिर सी बात है 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड सो ऑन, जब तक प्रोग्राम, आप कह सकते हैं कि जब तक चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है, इसकी रिजर्वेशन जो है ना थ्रू आउट द प्रोग्राम वो एग्जिस्ट करती रहती है। सो आई होप आपको इस स्टैटिक वेरिएबल की समझ आ गई कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। यू कैन सी इन द प्रोग्राम that the variable count is declared as static, so its value is carried throughout the function's call. अब जितने भी हम फंक्शन, जितनी दफ़ा भी फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारे पास लास्ट टाइम जो वेरिएबल की वैल्यू हमने
सेट की होगी वही वैल्यू आपके नेक्स्ट कॉल पे आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप जो है अब थ्रू आउट द प्रोग्राम। द वेरिएबल काउंट इज नॉट गेटिंग इनिशियलाइज बाय एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को आप लोग इनिशियलाइज नहीं कर सकते दोबारा से, मतलब उसी जीरो से आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं लेकिन आप वापस दोबारा जीरो पे नहीं लेके आ सकते। तो इसका मतलब होता है स्टैटिक, कि आपका साकिन हो जाती है चीज, उर्दू में उसको साकिन बोलते हैं। अनचेंजेबल आपकी वैल्यू हो जाती है, अब दोबारा उसको जीरो पे नहीं लेके जा सकते। आपने जहां पे उसको फॉरवर्ड किया, मतलब इंक्रीमेंट करके आपने रखा, तो नेक्स्ट जो भी उसको कॉल करेगा उसको न्यू वैल्यू मिलेगी, जिसको स्टैटिक वैल्यू बोलते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास होता है स्टैटिक, अच्छा सॉरी, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे एटलीस्ट ये बता दें, स्टूडेंट मेरे पास अवेलेबल हैं, कि क्या आप लोगों को बच्चे इस टॉपिक की समझ आ गई, स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन के अंदर। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेशक कर सकते हैं, शाबाश। अब आते हैं, अब इसी स्टैटिक को दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं, मतलब क्लास के बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन क्लास के बॉडी के अंदर का मतलब है कि हम डेटा मेंबर के ऊपर यूज करेंगे। अब हमने इससे पहले सिंपल वेरिएबल में यूज किया, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, जो हमारा इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है। हम स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक करके देखेंगे, लेकिन क्लास के अंदर। As the variable declared as a static are initialized only once, as they are allocated space in the separate static storage। अच्छा, मैं दोबारा से बता दूं कि स्टैटिक का कीवर्ड जहां पर भी हम यूज करेंगे, वो क्लास हो, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, या प्रोसीजरल हमारे पास कोई लैंग्वेज हो, स्टैटिक का कीवर्ड आपने यूज किया, जहां पर भी यूज किया, जिस भी मेंबर के साथ यूज किया या ऑब्जेक्ट के साथ, एक तो उसका जो उसके जो रिजर्वेशन है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हो जाएगा। ये आपने, ये सेंटेंस आपने हमेशा याद रखना है। उसके लिए जो रिजर्वेशन है या जो स्टोरेज है वो हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। एक दफा आपने इसको इनिशियलाइज किया, दोबारा आप उसको जीरो, मतलब स्टार्ट से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, अब उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आपने दोबारा उसको जीरो से या वन से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। इज द वेरिएबल डिक्लेयर एज स्टैटिक आर इनिशियलाइज ओनली वंस, उसकी फर्स्ट टाइम हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, दोबारा से हम इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। as they are allocated space in the separate static storage, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि उसके लिए जो जगह है वो रिजर्व हो जाती है थ्रू आउट प्रोग्राम के लिए। सो द स्टैटिक वेरिएबल्स, अब ये डेटा मेंबर्स की बात हो रही है, इन अ क्लास आर शेयर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे स्टैटिक, वो शेयर्ड होगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट वन। अब इसमें अच्छी बात ये होती है, लेट से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पहले से समझा देता हूँ। लेट से अगर किसी वेरिएबल को हमने स्टैटिक कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसको, लेट से वेरिएबल ए में कह देता हूँ, उसको मैं स्टैटिक कर दिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी लेट से 10 से मैंने फर्स्ट टाइम इसको इनिशियलाइज किया, तो ये जो लोकेशन है ए है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि आपका जो प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी वही ए वेरिएबल होगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वही मेंबर तो होता है, लेकिन वो उस मेंबर के अंदर आप डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आपस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपने इस वेरिएबल को स्टैटिक कर दिया, ठीक है, अगर आपने इसको स्टैटिक कर दिया, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने इसको स्टैटिक कर दिया, तो होता ये है कि ये ए वेरिएबल एक तो एग्जिस्ट करेगा पूरे हर ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक ही जैसे इसको आप ट्रीट करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो वैल्यू इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी एक दफ़ा, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को वही वैल्यू मिलेगी। नॉर्मली तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको वो डेटा मेंबर मिल जाते हैं, या ए या बी या सी, लेकिन हर ऑब्जेक्ट उसमें अपनी अपनी वैल्यू जो है वो स्टोर कर देता है। लेकिन
स्टैटिक वेरिएबल में ये होता है कि आप एक तो ये वेरिएबल सबको वही मिलता है जो जिस ऑब्जेक्ट ने इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस किया। अगर आपने इसको दिया 100 स्टार्ट में, तो हर ऑब्जेक्ट को इसकी वैल्यू मिलेगी 100। बेशक आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन लेट से आपने इसको चेंज करके 200 कर दिया, अब हर ऑब्जेक्ट को यही वैल्यू मिलेगी, इसीलिए इसको स्टैटिक वेरिएबल कहा जाता है। लेट्स सी, सो द स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास आर शेयर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर्ड। ये जितना ऑब्जेक्ट 1 होगा, ऑब्जेक्ट 2 होगा, ये आपस में शेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, वेरिएबल को शेयर करते हैं तो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी स्टैटिक रहती है। There cannot be multiple copies of the same static variable for the different object। जैसे कि यही लाइन, यही सेंटेंस, यही पॉइंट मैंने आपको इससे पहले समझा दिया कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ वही वेरिएबल के नहीं होंगे जो कि नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। कि आपने क्लास बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वही डेटा मेंबर्स तो आ जाते हैं। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसी क्लास का, तो उसमें भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर डिपेंड नहीं करते, नॉर्मल सिचुएशन में कह रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक कर देते हैं, तो वो कह रहा है कि हमारे पास देयर कैन नॉट बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम स्टैटिक वेरिएबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेम कॉपी होगी सबके लिए, वही ए होगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू होती है और जो रिजर्वेशन होती है वो सबके लिए सेम टू सेम होगी। Also because of this reason static variable cannot be initialized using constructors। इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आपका ये जो वैल्यू है, जिसको आपने जो वेरिएबल है जिसको आपने स्टैटिक कर दिया, अब उसको आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ करेक्ट आपका जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। क्योंकि नॉर्मली कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और हर ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो आपका वो वेरिएबल या वो फंक्शन लेट से जो 0 पैरामीटर वाला हो और उसके अंदर हमने किसी डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किया हो, तो वो कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो डेटा मेंबर इनिशियलाइज होता है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी मर्जी से उसको इनिशियलाइज करता है। लेट से अगर हमने सी इन किया हो किसी ए वेरिएबल को, डेटा मेंबर को, किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, तो ऑब्जेक्ट 1 जब उसको कॉल किया तो उसने उसको 100 वैल्यू दी, और जब हमने ऑब्जेक्ट 2 बनाया तो जाहिर सी बात है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन फिर से कॉल होगा। तो लेट से हमने उसको 200 वैल्यू दी, तो एक के अंदर ए में लेट से हमारे पास 100 आ गया, दूसरे में 200। ये नॉर्मल सिचुएशन में ऐसे होता है, लेकिन ये कह रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल में ऐसे नहीं होगा। एक तो स्टैटिक वेरिएबल कभी भी आप इनिशियलाइज नहीं करोगे कंस्ट्रक्टर से, इसको इनिशियलाइज करने का अपना तरीका है। क्यों? वजह ये है क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो जो वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, वो इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू रखेंगे, दूसरे में आप दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो फिर आपके स्टैटिक होने का कोई मकसद नहीं रहा। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर स्टैटिक को इनिशियलाइज करोगे, कंस्ट्रक्टर को विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप इसको इनिशियलाइज करोगे स्टैटिक डेटा मेंबर को, तो आप नहीं कर सकते। अब नहीं का मतलब ये है कि आपका कंपाइलर जो है वो आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। कभी भी आप लोग, अब ये ट्राई भी करेंगे लैब क्लास में, कि कभी भी स्टैटिक डेटा मेंबर को हम लोग कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर करेंगे वो हमें कंपाइल टाइम एरर दे देगा, मतलब आप कह सकते हैं सिंटैक्स एरर दे देगा कि आप ये कर ही नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के तरीका डिफरेंट है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब लेट से एक प्रोग्राम हम करते हैं सिंपल सा, जिसके अंदर हमने किया क्या है कि एक क्लास लिया जिसका नाम हमने रखा GFG, सिंपल सा नाम रखा। अब एक डेटा मेंबर, आई होप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिसको हमने पब्लिक किया, उस वेरिएबल को हमने स्टैटिक कर दिया, और उसका डेटा टाइप जो है इंटीजर रखा, वेरिएबल का नाम हमने रखा आई। यहाँ तक हमारे पास क्लास की बॉडी ख़त्म। हमारा मकसद था एक डेटा मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर करना, वो हमने कर दिया।
अब आते हैं, आपको पता है इसको हमने फिलहाल इनिशियलाइज नहीं किया। लेट से मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा ऑब्जेक्ट 1। फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट 2 रखा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में मतलब हमने इस यहाँ पर अब दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, obj1.i, मतलब इस डेटा मेंबर को कॉल कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 2 से। और फिर हम क्या कर रहे हैं, obj2.i फिर से कॉल कर रहे हैं और उसको फिर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से कॉल करके हम उसको वन बाय वन प्रिंट कर रहे हैं। पहले ऑब्जेक्ट 1 से हमने इसी डेटा मेंबर को कॉल किया, फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट से, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट से इसी डेटा मेंबर को कॉल किया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं हमने एक सिंपल प्रोसेस किया है। लेकिन अगर हमारे पास ये स्टैटिक कीवर्ड ना होता तो हमारे पास क्या होता कि हम एक ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करते, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास उस आई की वैल्यू होती 2 और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास उसी आई की वैल्यू होती है हमारे पास 3। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया गया है तो वो कह रहे हैं कि इसकी रिजर्वेशन तो हो जाएगी, लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए ये एक ही रिजर्वेशन होगी। आप यहाँ पर इसको एक्सेस करोगे, उसके अंदर जो वैल्यू रखोगे वो सब ऑब्जेक्ट्स को सेम मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन है कि जिस तरीके से आप लोगों ने इसको कॉल किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कॉल किया जो नॉर्मल केस होता है, तो यहाँ हमारे पास एक एरर जनरेट होता है कि देयर विल बी नो आउटपुट बिकॉज इट विल गिव अस एन एरर मैसेज। हमारे पास एक सिंटैक्स प्रॉब्लम आ गया। सिंटैक्स प्रॉब्लम ये आ गया कि हम स्टैटिक वेरिएबल को इस तरह से, जैसे मैंने इसको डिक्लेयर किया या इनिशियलाइज किया, सॉरी इनिशियलाइज किया, इस तरह से आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, नंबर 1। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म भी कर दूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर मैं एक इसी क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लगा दूँ, ठीक है, मतलब GFG लिखा और इसके अंदर हमने लिखा i इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 या कुछ भी, और प्रोग्राम को रन किया। अब जाहिर सी बात है एक या दो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों, बेशक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम कॉल करेंगे फिर से हमारे पास एक एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि हमने कह दिया कि हमारे पास जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उसको ना तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, ना तो हम मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं, ना तो हम इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन से इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोनों तरीके जो हम अभी तक कर रहे थे किसी भी डेटा मेंबर को, वो हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स प्रॉब्लम्स आएंगे, सिंटैक्स एरर आएंगे। तो किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। You can see in the program that we have tried to create multiple copies of the static variable I for the multiple objects. Both this didn't happen, but this didn't happen, and it gives us an error message. So a static variable inside a class should be initialized explicitly by using by the user using class name and scope